दोस्तों आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अक्सर आप लोगों ने न्यूज के अंदर सुना होगा सलामी स्लाइसिंग के बारे में। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप पिज्जा जो है उसको एक साथ खा जाइए तो आप लोग खा पाएंगे? आप लोग नहीं खाएंगे, आप लोग ये कहेंगे कि उसकी स्लाइस कर दीजिए। आप जब उसको टुकड़ों में बांट देंगे तो आसानी इसको खा पाएंगे। वैसे ही अगर कोई फूड है उसको जब आप स्लाइस कर देते हैं तो इजीली उसको ग्रैप अप कर पाते हैं, खा पाते हैं, क्योंकि इजीली डाइजेस्ट भी होता है और आसानी से आप लोग उसको क्या कर सकते हैं, इजीली उसको बाइट कर सकते हैं। अब एक्चुअली में क्या है, चाइना जिस स्ट्रेटेजी पर चलता है वो स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी ही है। मान लीजिए कि लैंड का एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा भूभाग है, उसमें से कुछ स्लाइस जो है वो काट कर चाइना उसके ऊपर क्लेम करने लग जाए, तो ये चाइना की सलामी स्लाइसिंग एक कैपेसिटी है, एक उसकी स्ट्रेटेजी है। इसके तहत इसने क्या किया, इसके तहत चाइना ने सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी के तहत कई सारी टेरिटरीज ऐसी क्लेम की। अगर मान लीजिए कि आपके पास में कोई जमीन है, आपके पास में कोई जमीन है, उस पर कोई व्यक्ति आता है और ये कहता है कि जमीन के अंदर ये जो हिस्सा है वो मेरा है, तो आप क्या कहेंगे उसको कि नहीं, आपका हिस्सा नहीं है। अगर आपने उसको रोक दिया तो वो वहीं पर रुक जाएगा। हो सकता है कि पूरी तरीके से बाहर चला जाए, या फिर कई बार ये हो सकता है कि उसका कुछ हिस्सा उसको देना पड़े, क्योंकि वो पूरे एरिया पर क्लेम कर रहा था लेकिन अब कुछ हिस्सा जो है वो आपने दे दिया। ये दूसरी स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताई है, चाइना इसी पर काम करता है। चाइना कहता है कि ये पूरा का पूरा स्लाइस मेरा है। जब आप वहां से सामने से एग्रेशन दिखाते हैं तो चाइना कहता है कि ठीक है, ये पूरा नहीं, ये थोड़ा सही है। तो आप क्या सोचेंगे, चलो यार इतना बड़ा एरिया तो बच गया, थोड़ा ही गया तो क्या हुआ, अक्साई चीन भी इसी तरीके से गया हुआ है। तो चाइना जो है वो सलामी स्लाइसिंग टेक्निक को अपनाता है। इसके तहत चाइना ने आज तक क्या क्या किए हैं, तो चाइना ने आज तक बहुत सारी ऐसे स्लाइसिंग जो है वो की है, जैसे ताइवान की है। अब एक तरफ से नाइफ जो है वो चाइना के पास में है, दूसरा नाइफ यूएसए के पास में है। तो चाइना क्या कर रहा है कि ताइवान को सलामी स्लाइसिंग के तहत ही धीरे धीरे वो काट रहा है। ताइवान के पास पास में जो आइलैंड्स हैं उनको धीरे धीरे क्लेम करना शुरू कर चुका है चाइना कि ये मेरे आइलैंड्स हैं। और दूसरी तरफ से अमेरिका जो है वो जैसे ही ताइवान के नजदीक आता है और कहता है कि यहां पर हम लोग अपना एयरबेस बनाएंगे, यहां पर हम लोग अपना डिफेंस जो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनको एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, इनको इंस्टॉल करेंगे, तो धीरे धीरे ताइवान की जो टेरिटरी है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। ठीक है, अब बेसिकली ये जो ताइवान है वो इसी टेक्निक के तहत अपनी अपनी टेरिटरी जो है वो खोता चला जा रहा है। अब यहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है कि आपको सावधान रहना है कि ये जो स्ट्रेचेबल पार्ट है, रोड जो है वो कहीं ना कहीं चाइनीज पोस्ट यहां पर है। तो हैं आप इंडिया के अंदर, लेकिन अगर आप आगे जाते हैं इसी रोड के ऊपर तो कहीं ना कहीं चाइनीज पोस्ट आपको देखने को मिल सकती है और आप एक सावधान की कंडीशन में आ जाएंगे कि यार कुछ आगे हो सकता है। तो चाइना धीरे धीरे इसी स्ट्रेटेजी को अपनाता है। आज तक क्या किया है उसने, आप देखिए, सबसे पहले तजाकिस्तान के अंदर जो पामीर है उसको क्लेम कर दिया चाइना ने, वो भी स्लाइसिंग टेक्निक के थ्रू ही जो है चाइना ने अपने टेरिटरी में उसको जो है क्लेम करना शुरू कर दिया। फिर आप देखिए सक्सगाम वैली जो है इसको लेकर चाइना और पाकिस्तान के बीच में 1960s के अंदर एक एग्रीमेंट साइन हुआ था और फिर चाइना ने सक्सगाम वैली के ऊपर क्लेम करना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान ने, यानी कि एक्चुअली में है तो पूरा इंडिया का पार्ट, लेकिन ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर था, तो पाकिस्तान ने क्या किया कि ये जो एरिया था वो किसको दे दिया, वो दे दिया चाइना को। लेकिन चाइना से फिर ये शर्त भी मांगी कि ये जो गिलगित बल्टिस्तान है ये किसका होगा, ये पाकिस्तान का होगा। तो पाकिस्तान को ये लगने लगा कि अगर हमको एक बड़ा एरिया मिल रहा है, चाहे छोटा सा हिस्सा क्यों ना चला गया हो, लेकिन एक बड़ा एरिया क्लेम करने के लिए चाइना आज हमारा साथ देगा। तो ये स्लाइसिंग टेक्निक के थ्रू ही ऐसा किया गया है। स्प्रेटली आइलैंड जो कि पैसिफिक ओशियन के अंदर है, चाइना ने ऐसे ही उसको किया है। सैनकाकू आइलैंड जो कि जापान और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड है, चाइना ने इसको क्लेम किया सलामी स्लाइसिंग के तहत ही। तो आप समझ पा रहे हैं स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है। अब हम लोग बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर। रशिया अब क्या कर रहा है, उसी चाइना की टेक्निक को एडॉप्ट कर रहा है। अब रिसेंटली आपको पता होगा कि पॉलिश एरिया के अंदर, पोलैंड जो है वहां पर कुछ ड्रोन्स चाइना के रशिया के देखे गए थे। अब जैसे ही रशिया के ड्रोन्स वहां पर पहुंचे तो पोलैंड को यह लगने लगा कि यार हो सकता है कि कहीं ना कहीं रशिया ने अटैक कर दिया हो। लेकिन रशिया तो यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन कर रहा था, वहां पर अटैक कर रहा था। आपको पता होगा 24 फरवरी 2022 से जब युद्ध शुरू हुआ था
तब तो वो यूक्रेन के कई एरियाज को क्लेम कर चुका है, लेकिन वो पोलैंड कैसे पहुंच रहा है? एक्चुअली में पोलैंड जो कि नाटो का एक मेंबरिंग कंट्री है, तो वहां पर उसने अपने ड्रोन्स को भेजना शुरू कर दिया, और जैसे ही ड्रोन्स वहां पर पहुंचते हैं तो पोलैंड ये कहता है कि हो सकता है कि रशिया ने अब बहुत बड़ा युद्ध जो है वो छेड़ दिया है। लेकिन फिर व्लादिमीर पुतिन ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो हो सकता है कि गलती से हो गया हो, हम इसके लिए माफी चाहते हैं, आपके एरिया के अंदर ये ड्रोन्स चले गए हैं। बोले ठीक है, ये हम वापस अपना अपने जो ड्रोन्स है वापस लेते हैं। लेकिन हो सकता है कि रशिया ने ये ट्राई किया हो कि पोलैंड जो है एग्रेशन दिखाता है कि नहीं दिखाता, और उसने एग्रेशन दिखाया, इसलिए रशिया ने अपने स्टेप को वापस बैकफायर किया। लेकिन इसके बाद में ग्लोबल लेवल पर कई प्रतिक्रियाएं आने लगी। क्या प्रतिक्रिया आने लगी? सबसे पहले कि रशियन ड्रोन्स इंक्लूजन इनटू पॉलिश एयर स्पेस। उसके बाद में एक राइजिंग अलार्म हो गया अक्रॉस यूरोप कि अब जो है वो युद्ध छिड़ चुका है, वर्ल्ड वॉर की कंडीशन आ चुकी है, कि जब रशिया ने पोलैंड के ऊपर आक्रमण कर दिया है, इसका मतलब है कि तमाम नाटो कंट्रीज एक साथ अलाइंड हो जाए, एक साथ आ जाए, और अब हमको रशिया के ऊपर अटैक करना है। लेकिन उससे पहले ही रशियन स्टेटमेंट वापस से विड्रॉ कर लिया गया कि नहीं, ये तो गलती से हुआ, मिस्टेक से हुआ, हम तो यूक्रेन की तरफ जा रहे थे, पोलैंड की तरफ चले गए, पहुंचना था चीन, पहुंच गए जापान। इस तरीके से अब जो है नाटो की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठने लग गए कि अगर पोलैंड के ऊपर कोई ड्रोन अटैक हुआ है तो नाटो जो कंट्रीज हैं वो एक साथ आए और ये क्या करें, इसके ऊपर अटैक करें रशिया के ऊपर। लेकिन रशिया ने पहले ही कह दिया कि ये एक मिस्टेक जो है वो हो सकती है। अब बेसिकली ट्रंप जो है वो क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक लेटर दिखाता हूं, आप उस लेटर के अंदर देखिएगा, इस लेटर को आप पढ़िए। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? अ लेटर सेंड बाय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टू ऑल नाटो नेशंस, मतलब पूरे विश्व और नाटो की जो कंट्रीज हैं उनके लिए एक लेटर जो है मैं भेज रहा हूं। क्या लिख रहे हैं? आई एम रेडी टू डू मेजर सैंक्शंस ऑन रशिया। हम तैयार हैं रशिया के ऊपर मेजर सैंक्शंस लगाने के लिए, व्हेन ऑल नाटो नेशंस हैव एग्रीड एंड स्टार्ट टू डू द सेम थिंग। तो सभी नाटो नेशन जो है एग्री हैं और वो सब मिलकर जो है काम करेंगे। एंड व्हेन ऑल नाटो नेशंस स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। तो यहां पर भी वही राग अलापा जा रहा है कि कोई भी रशिया से ऑयल को बाय नहीं करेगा, क्योंकि रशिया से अगर ऑयल को बाय करते हैं तो रशियन इकोनॉमी को हेल्प मिलेगी और उससे वो फिर वेपन्स को और डेवलप करेगा और यूक्रेन के ऊपर अटैक करेगा। एज यू नो, नाटोज कमिटमेंट टू विन हैज फार लेस देन 100% एंड द परचेज ऑफ रशियन ऑयल बाय समवन हैज बीन स्टॉकिंग। अब देखिए बेसिकली बात क्या है, इंडिया भी जो है रशिया से ऑयल को इंपोर्ट करता है। अब इंडिया के लिए भी एक अलार्मिंग कंडीशन हो चुकी है कि नाटो से लड़ने के लिए इंडिया भी तैयार रहे, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है अमेरिका का। आप देखिए कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर जिस तरीके से अमेरिका ने जापान के ऊपर अटैक किया, तो हम लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं, इंडिया को भी अपनी सेनाएं तैयार करनी चाहिए। जैसे राजनाथ सिंह ने अभी एमपी के महू के अंदर जो है कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें कहा था कि हम लोगों को 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, अगले 5 साल के लिए लगातार युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इंडिया के लिए भी क्या है, एक अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी है। फिर ये कह रहे हैं कि भाई नाटो जो ग्रुप है वो एक्चुअली में सभी मिलकर रशिया के ऊपर प्रेशर बनाएंगे। अब रशिया इस बात से तंग आ चुका है, भाई या तो मैं तुम्हारे साथ में बैठकर यूक्रेन के ऊपर बात करूं या फिर तुम मेरे ऊपर ही सैंक्शंस लगा दो। तो मेरे ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो रशिया ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर यूक्रेन के ऊपर कोई नेगोशिएशन चाहिए, कोई सीज फायर चाहिए, तो ये जबरदस्ती का प्रोपेगेंडा जो है, मेरे ऊपर सैंक्शंस लगाना, ये सब कुछ बंद करो। लेकिन ट्रंप जो है वो पगला गए हैं, वो बार बार रशिया के ऊपर प्रेशर जो है क्रिएट कर रहे हैं कि कोई भी अगर ऑयल को बाय करेगा तो हम उसके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, और रशिया के ऊपर तो लगा ही रहे हैं। तो रशिया कहता है कि नहीं, मैं तो नहीं करूंगा, कोई भी सीज फायर जो है मैं साइन नहीं करूंगा। तो अगर आप एक तरफ से उसको परेशान करेंगे तो वो कैसे सीज फायर के लिए राजी होगा? तो यूएसए चाहता ही यही है कि वो सीज फायर हो ही ना, क्योंकि एक बार सीज फायर हो गया तो अमेरिकन वेपन्स फिर बिकेंगे कहां पर। इसलिए सीज फायर के पक्ष में तो अमेरिका खुद ब खुद नहीं है, वो चाहता है कि ये युद्ध हो और अमेरिका खुद नहीं लड़े, इसको इनडायरेक्टली जो है दूसरे देश लड़े। तो जब नाटो कंट्रीज हमला करेंगे तो अमेरिका पीछे रहेगा, देख लेना आप, और यूरोपियन कंट्रीज को वो आगे कर देगा कि तुम जाकर लड़ो, और अमेरिकन जो वेपन्स है उनकी खपत होगी यूरोप के अंदर और अदर कंट्रीज के अंदर, जो कि अमेरिका चाहता है। अमेरिका सीज फायर चाहता ही नहीं है। अगर सीज फायर चाहता होता तो आज जो है अमेरिका फ्रंट पर आकर बात करता, लेकिन वो बैकफुट पर आकर बात कर रहा है
वो ऊपरी मन से कह रहा है कि हम लोग सीज फायर चाहते हैं, लेकिन वो सीज फायर के लिए राजी नहीं है। अब रशिया ने यूक्रेन की कई सारी टेरिटरीज को क्लेम करना, मतलब ऑलरेडी वहां पर अब एनक्रोचमेंट कर दिया है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि रशियन एडवांस कंट्रोल यहां पर हो चुका है, इन पर कंट्रोल हो चुका है, और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर वो धीरे धीरे अपने कंट्रोल को और टाइट कर रहा है। तो वो ये टेक्निक जो है, ये क्या है, सलामी स्लाइसिंग टेक्निक इसको हम लोग कहते हैं। इसी टेक्निक के तहत वो पूरे यूक्रेन के ऊपर कब्जा करना चाहता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि धीरे धीरे एरियाज जो है वो रशियन टेरिटरी के अंदर शामिल करने के लिए रशिया जो है वो भरसक प्रयास कर रहा है, और इसी को हम लोग सलामी टेक्निक की एक स्ट्रेटेजी का पार्ट कह सकते हैं। जैसे चाइना ने बहुत लंबे समय से, आप देखिए कि 14 अक्टूबर 1951 को तिब्बत के ऊपर जब वो अटैक किया गया था, और उसमें एग्रीमेंट जो साइन हुआ था वो 1951 के अंदर हुआ था। तो दलाई लामा से जो एग्रीमेंट साइन हुआ 1951 में हुआ, और उसके बाद में ही चाइना ने तिब्बत को अपना कहना शुरू कर दिया। तो वो भी एक पार्ट है सलामी स्लाइसिंग का। एक बार हिमालय को लेकर भी ऐसा डिस्प्यूट हुआ था। हिमालय का जो नदन पार्ट है, इसको क्लेम किया था चाइना ने कि ये तो तिब्बत का पार्ट है। फिर बाद में नेपाल और इंडिया दोनों साथ आए थे, और उन्होंने कहा था कि चाइना जो है वो बहुत गलत कर रहा है, ऐसी नहीं है, ये नेपाल का पार्ट है। मतलब नेपाल के फेवर में इंडिया बोला था, और तब जाकर जैसे इंडिया ने, नेपाल ने एग्रेशन दिखाया, उसके बाद में चाइना पीछे हटा था। नहीं तो पहले यही कह रहा था कि ये तो तिब्बत का पार्ट है, और बाद में फिर उसको क्लेम को हटा भी लिया कि कोई बात नहीं, तुम रखो। अरे था ही हमारा, वो था ही हमारा, लेकिन वो चाइना क्लेम करके देख रहा था कि ये एग्रेशन दिखाते कि नहीं दिखाते। तो जीवन के अंदर एक बहुत अच्छी सीख जो है मैंने आपको दे दी है कि जब भी कोई आपके एरिया के अंदर क्लेम करना शुरू करे तो आपको एग्रेशन दिखाना है, नहीं तो वो आपके एरिया को खा जाएगा। ठीक है, चलिए, तो डीप वर्क इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप लोग स्टडीज कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और आप किसी के बारे में पढ़ भी रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो डीप वर्क क्या होता है आप लोग इसको जरूर देखिएगा। मैंने टेक्निक्स बताई हैं। अगर आप में विल पावर है तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज, ये जो पोर्नोग्राफिक एडिक्शन है वो वाकई में आपको तहस नहस कर देगा। आप लोग सोच नहीं सकते हैं, मतलब हर दिमाग, हर बात, यानी कि हर बार जो है, हर समय आपके दिमाग के अंदर यही चीजें घूमती रहती हैं। आप अपने टारगेट्स, अपने एम्स के बारे में सोचते ही नहीं हैं। अगर आप में विल पावर है तो आप लोग 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।